चलो गुड मॉर्निंग बुआ, गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग आज केवल आप लोग ही आई हैं, 2 3 4 को। वर्षा, हाँ वर्षा तो बड़ी हो रहा, बहुत ज्यादा बारिश। लेकिन कैसे अब तुहनी आ कैसे गया जे हमरा समझ में आ रहा। कैसे आ गई है सब लोग छाता लेके, रेन कोट। और रेन कोट लेकिन रेन कोट की तो पहनता, लेकिन कालो रहेगा तो ऐसे बोड़ा ओढ़ के चला पेगा, धाई से पहुंच जाएगा। अरे घोघा जरा कहते हैं, बोड़वा नहीं बोल लेता है। नहीं देखिए आप लोग। अच्छा तो नहीं, छोटे मोटे कौन शहर के हैं, ऐसा तो कोई बात है नहीं। नहीं चलिए तो ऐसा करते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, एक से आप लोग देख लीजिए। और जो लोग घर पे रह जाएगा ना वो भी अपना देख लेगा, क्लास भी हो जाएगा। ठीक है, घर भी रह गया और क्लास भी हो जाएगा। ठीक रहेगा ना। चलिए तो इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। थोड़ा सा आप लोग बोलते जाइएगा। माइक चाहिए तुम लोग को, माइक लेता डिस्चार्ज हो भैया तो हो नहीं पाएगा, इसलिए हम ही केवल बोलेंगे। ठीक है, तो लोग पीछे पीछे रिपीट कर देना। चलो तो आ जाइए बुआ यहाँ पर। सबसे पहले हमने की जो टॉपिक पढ़े थे ना, केमिस्ट्री में था, सॉलिड स्टेट में एक पार्ट बच गया था, तो इसको देख लीजिए। तो यहाँ हम लोग को ध्यान रखना हुआ, क्रिस्टल का घनत्व हम लोग को पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? क्रिस्टल का घनत्व। क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व। क्रिस्टल का घनत्व कैसे निकालेंगे? देखो क्रिस्टल के घनत्व बराबर एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला आपका होता है D इज इक्वल टू जेड एम। डी इज इक्वल टू बोलते जाओ, जेड इंटू एम, जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यू, एन ए इंटू ए क्यू। याद रहेगा सबको? हाँ तो बताइए, पूछा जाए कि क्रिस्टल के घनत्व बराबर क्या रहेगा? तो जेड एम, क्या बोले हैं? जेड एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यू। यही होता है क्रिस्टल के घनत्व के लिए फॉर्मूला। अच्छा बता सकते हो जेड क्या होता है? तुम लोग तो याद होगा। हाँ, जेड क्या होता है? प्रभावी परमाणु संख्या। जेड क्या होता है? प्रभावी परमाणु संख्या। बताते हैं ना। एम क्या है हुआ? अनुद्रमान होता है। एम कुछ होगा? अनुद्रमान। जेड प्रभावी परमाणु संख्या है, एम अनुद्रमान। एन जो होता है एवोगाड्रो संख्या होता है। एवोगाड्रो संख्या 11th साल में पढ़ा था। एन एवोगाड्रो संख्या होता है, तो एन ए बराबर लिख लेना है एवोगाड्रो संख्या। और एक मान जो होगा ना वो एन ए का जो वैल्यू होता है, ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23 है ना। कितना? हाँ 2 भी होता है, 2 3 भी होता है। क्लियर है? 2 और 2 3 दोनों होता है। तो यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻23 इतना होता हुआ इस एन ए का वैल्यू होता है। और ए क्यू को चाहिए। देखिए इसमें ए समझ लीजिए, ये होता है भुजा की लंबाई। जैसे आप लोग को जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय ऐसे बनाते थे, देखो तो है ना, क्रिस्टल ऐसे बना रहे थे ऐसे। तो ये जो भुजा की लंबाई रहेगा ना, इसी को हम ए कह रहे हैं। भुजा की क्या होता है? लंबाई होता है। क्लियर हो गया? सबको याद हो गया? तोहनी के याद हो गया भैया लोग? सब लोग तो ये भी नहीं किया तो बताइए जल्दी से। डी बराबर क्या होगा? जेड एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यू। जल्दी से, जेड एम डिवाइडेड बाई जेड एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यू। क्लियर है? एक में सब लिख लेना। इसका नोट्स भेजेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी से सब देख के लिख लेगा। ठीक है, तो ऊपर एक टॉपिक लिख लेंगे, क्रिस्टल का घनत्व। क्या लिखेंगे वो? क्रिस्टल का घनत्व। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है आपका, फॉर्मूला D इज इक्वल टू जेड एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यू। पूछा जाए डी को चाहिए तो क्रिस्टल का घनत्व है, डी को चाहिए घनत्व है, डेंसिटी है क्रिस्टल का। जेड क्या है? प्रभावी है ना, प्रभावी परमाणु संख्या। एम क्या है? अनुद्रव्यमान। एन एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या लिखना है, एवोगाड्रो संख्या लिखना है। एक जस्ट नीचे बराबर देखे 6.023 इंटू 10⁻23 लिखना, 6.023 गुणे 10⁻23। और ये क्या हुआ? तो ये होता है भुजा की लंबाई। क्यू कर दिए तो आयतन हो जाएगा ना। घन का आयतन कैसे निकालते थे? भुजा क्यू करके निकालते हैं। तो ये यहाँ पर भुजा की लंबाई है। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? याद हो गया सबको? तुम लोग को याद हो गया है भैया? बताइए आप लोग को एक बार कमेंट जरूर कीजिए अगर हो जाता। हाँ, थंब का इंप्रेशन दे दीजिएगा। ये क्लियर है? तो बताइए जेड एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यू। डी इज इक्वल टू बोलो जेड एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यू। डी क्या है? घनत्व। डी क्या रहेगा? घनत्व। इसमें पूछा जाए जेड क्या है? तब प्रभावी परमाणु संख्या। बोलते जाओ ना बदमाश, सब याद हो जाएगा। एम बोलो अनुद्रव्यमान को चाहिए, अनुद्रव्यमान। एनए को चाहिए तो एनए होता है एवोगाड्रो संख्या, जिसका वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। हिंदी में बोलिए तो 6.023 गुणे 10⁻23। क्लियर है? और यहाँ पर ए जो है वो छोटकी ए जो दिख रहा है, ये होता है भुजा की लंबाई। भुजा की कौन सी है? लंबाई। क्लियर हो गया? चलिए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अलग है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को छूट गया था, बोर मैग्नेटन। कुछ होगा बोर मैग्नेटन। ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट। चुंबकीय आघूर्ण का यूनिट होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक मात्रक होता है। मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स में उसको बड़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा। अभी केवल ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत लिख दिया तो इस क्लासेस को यहाँ पर हम समझा देते हैं। लिख लीजिए। सबसे पहला वर्ड याद रखना कि मैग्नेटिक मोमेंट होता कुछ, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक है ना, चुंबकीय आघूर्ण है ना,
चुंबकीय आघूर्ण का कोची मात्रक है, मैग्नेटिक मोमेंट इसको लिख सकते हैं, इसे लिख देना ना, मैग्नेटिक कोची मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट। ब्रैकेट में लिखेंगे म्यू बी, किससे सूचित करते हैं, म्यू बी से। एक मात्रक होता है जिससे बताइए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, है ना। तो उसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट है कोई एक मात्रक है, केकर मात्रक है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। तो सबसे पहले ऊपर लिखना है मैग्नेटिक मोमेंट, टॉपिक क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, ब्रैकेट में लिख देंगे म्यू, है ना, म्यू इंटू बी, म्यू बी है, म्यू इंटू बी नहीं है, म्यू और नीचे भी है, म्यू ऐसे लिख के नीचे बी ऐसे करते हैं, क्लियर है, तो म्यू भी हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट है ना, लिख लेना। लिखने के बाद नीचे लिखिएगा कि यह चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, क्लियर है। हाँ, क्या करेंगे, एसआई मात्रा, बिल्कुल ये एसआई मात्रा, सीजीएस नहीं है, एसआई मात्रक ही होता है, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा यह चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, पहला वर्ड लिख लेना। दूसरा, मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होता है ना, वो इसको याद रखना है, सबको इसको याद रखना है। मैग्नेटिक म्यू बी बराबर 9.27, याद करो 9.27, 9.27 इंटू 10⁻²4, याद रहेगा 9.27 गुने 10 के पावर 24, 10 के पावर 24 ये होता है जूल प्रति टेस्ला, T4 टेस्ला है, जूल प्रति टेस्ला, जूल प्रति टेस्ला, जे से जूल, टी से टेस्ला, या जूल प्रति टेस्ला को एम्पियर मीटर स्क्वायर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब आया कहां से सर जी, तो ये सब फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ावेंगे ना, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स वाला में एक चैप्टर लिखवाए थे मैग्नेटिक, चुंबकीय क्षेत्र करके लिखवाए थे। तो चुंबकीय क्षेत्र में चीज आपको काफी डिटेल में मिल जाएगा। तभी के लिए ध्यान रखिए कि इसका मात्रक जूल प्रति टेस्ला होता है, जूल प्रति टेस्ला, चाहे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू को जो होता है मीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। तो चलिए, अच्छा इसमें एक लास्ट और वर्ड लिखना है। सबसे पहले क्या लिखिएगा, टॉपिक लिखना है मैग्नेटिक मोमेंट, तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ब्रैकेट में लिख देना म्यू, है ना, म्यू भी। नीचे लिखना है यह चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जब इसको चुंबक हम पढ़ावेंगे तो वहां डिटेल में समझा देंगे। अभी केवल इस वाला चैप्टर में केवल चुंबकीय आघूर्ण के मात्रा के तौर पे लिखा गया, ठीक है। इसे बहुत ज्यादा समझावा नहीं गया। अब समझावे जाएंगे तो चैप्टर में सीधे फिजिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो जो जहां पढ़ना वहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे, इंतजार तो थोड़ा सा करो ना, क्लियर है। तो चलिए सीधे लिख देना क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, क्लियर हो गया। चलिए आगे लिख देना है म्यू बी, इसका वैल्यू कितना होता है, म्यू बी बराबर बोलो 9.27 गुने 10 के पावर 24 जूल प्रति टेस्ला होता है, या एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। लास्ट में एक पॉइंट लिखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू बी से, नीचे ऐसे लिखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू बी से सूचित किया जाता है, क्लियर हो गया। इस सब अपने से लिखा जाएगा, अपने से लिख भी लेना है, इसका नोट्स नहीं भेजेंगे, ठीक है, सबको अपने से इसको लिखना है। चलिए आगे आगे आइए। एक यहाँ पर वर्ड छूट गया था, वो जब वहां पर फेरी मैग्नेटिक पढ़ाए थे ना, तो जब फेरी चुंबकीय पदार्थ को, फेरी चुंबकीय पदार्थ कौन सा, फेरी चुंबकीय पदार्थ, याद रहेगा फेरी चुंबकीय पदार्थ, फिर से फेरी चुंबकीय पदार्थ, जब इसको गर्म करते हैं ना वो, जब इसको गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक बनता है, अनुचुंबकीय बन जाता है, कुछ बन जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, याद रहेगा। हाँ, क्लियर हो गया सबको कंप्लीट हो गया। फेरी चुंबकीय क्या कहा गया था, बता याद है आप लोग को, याद है फेरी चुंबकीय किसको, हाँ अनियमित होना चाहिए, उसका डोमेन अनियमित रहेगा, सजा वही ना। फेरी चुंबकीय सबसे लास्ट में बताए थे, जो डोमेन अनियमित, इसका उदाहरण याद है तुम लोग को फेरी चुंबकीय का, याद है, हाँ Fe3O4 कैसे याद कर गए हैं, हाँ फेरी याद है, ट्रिक बताए थे ये वाला, अच्छा बिल्कुल Fe3O4। अच्छा इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैं बोलो अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय, याद है अनुचुंबकीय, O2 B2 N2 ढेर में तो बताए थे नहीं, बहुत मनी होता तो सबके सब कुछ रहेगा अनुचुंबकीय पदार्थ। तब फेरी चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर कौन सी बनेगा, अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा, फेरी चुंबकीय को गर्म करने पर अनुचुंबकीय। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट में हम आते हैं, यहाँ पर बढ़ देखिए, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है, ध्यान रखिएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, बोलो 7 होता है, याद रहेगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है, हाँ ये भी ठीक है। देखिए जब 7 लिखना होगा ना कहीं बहुत ऐसे लिखाता है, पहले भी आप लोग लगता बताए थे नहीं, हाँ 7 जब लिखना होता है ना तो 7 ऐसे लिखाता है, 7 के बाद ऐसे करके लिख हो जाएगा, ऐसे करके काटल नहीं जाता। कहीं देख लेना 7 लिखा है, कहीं किताब में तुम 7 लिखना, ये बीच वाला नहीं मिलेगा, ये वाला आपको नहीं मिलता, बस इतना ही रहता है 7, ठीक है, 7 केवल इतना ही रहेगा। तो चलिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना हुआ, बोलो 7। अच्छा क्रिस्टल जालकों की संख्या बताए थे, बताओ
क्रिस्टल जालकों की संख्या कितना याद है? 14। बिल्कुल, क्रिस्टल जालकों की संख्या कितना बताया? 14। क्रिस्टल जालकों की संख्या कितना बताया? 14 बताया। नहीं, जब क्रिस्टल के कणों को त्रिविमीय रूप में सजाते हैं तो जो संरचना मिलता है उसको क्रिस्टल जालक कहे थे, याद है? बराबर है। और इसकी संख्या कितना था? 14 थे। बोलते जाओ, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है बुआ? मैया लोग, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना है? 7 है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7। क्रिस्टल जालकों की संख्या कितना रहेगा? क्रिस्टल जालक की संख्या, तब क्रिस्टल जालक की संख्या 14 रहेगा। कितना रहेगा? 14। क्लियर हो गया? अब आ जाइए, देखिए एक और वर्ड इसमें है, इस सेमीकंडक्टर 12th में एक चैप्टर मिलता है पढ़ने के लिए, एक नाम है बैंड थ्योरी भी, लेकिन छोड़ दिए बैंड थ्योरी। 5 नंबर के बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, चालक है, अचालक है, अर्धचालक है, बड़ी डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अर्धचालक के लिए 12th कहीं आप ही लोग के सिलेबस में, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, आधुनिक भौतिकी में सेमी कंडक्टर एक चैप्टर दिया जहां और ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है। तो सेम चीज को हम लोग वहां पर पढ़ लेंगे फिजिक्स में, यहां भी आपको जरूरत नहीं है। अभी ध्यान रखना, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है ये अर्धचालक होता है। कौन होता है? अर्धचालक। बोलो कौन होता है? अर्धचालक होता है। सिलिकॉन, हाँ बोलिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है? अर्धचालक। हाँ बोलो, अर्धचालक कैसे लिखाएगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिखाएगा। ये ऐसे भी लिखाता है दो तरीका से, अर्धचालक ऐसे भी लिखाएगा, ध्यान रखिएगा, अर्धचालक ऐसे भी लिखा जाएगा। जब एनसीईआरटी की किताब में देखिएगा तो अर्धचालक ऐसे लिखा है, और जगह किताब में देखिए तो ऐसे, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। तो याद रखना, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना है? 7। क्रिस्टल जालकों की संख्या कितना है? 14। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है बुआ ये अर्धचालक होता है। कौन सी होता है? अर्धचालक। याद रहेगा, अर्धचालक रहेगा। क्लियर हो गया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक में देखो, है ना, त्रिज्या अनुपात क्या कहते हैं, ये एक चीज है। देखिए, कोई भी अगर आयनिक कंपाउंड दिया है ना, आयनिक मतलब बोलो जो प्लस माइनस में टूट पाए, Na प्लस Cl माइनस आयनिक है, जेकरा में आयनिक बंधन होता है, तो ओकरा में बउआ ध्यान रखना, केटायन, केटायन मतलब धनायन, धनायन और ऋणायन के त्रिज्या, और त्रिज्या, और कौन सी त्रिज्या, तो धनायन और ऋणायन के त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेना है, इसमें जब टॉपिक लिखिएगा तो यहाँ पहले क्वेश्चन लिखना कि त्रिज्या अनुपात से क्या समझते हैं। कौन सी लिखेंगे? त्रिज्या अनुपात से क्या समझते हैं। लिखना क्या है कि किसी, बताइए, इसमें केटायन और इनायन किसमें बनता है? धनायन और इनायन केकरा में टूटेगा? आयनिक केवल में टूटेगा, सब में थोड़ा टूटेगा। तो ई केवल किसके लिए हुआ? तो ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड। तो ये कहना है कि किसी आयनिक यौगिक में, किसी आयनिक ठोस में, सीधे कहना, ठोस पढ़ रहे हम लोग, तो किसी आयनिक ठोस में धनायन एवं ऋणायन, धनायन एवं ऋणायन के त्रिज्या, आर से त्रिज्या, आर से कोई चीज ऐसे रहेगा ना, तो इसके त्रिज्या हो जाएगा। तब त्रिज्या के अनुपात को, धनायन एवं ऋणायन के त्रिज्या के अनुपात को, पहले धनायन बाद में ऋणायन, तो धनायन एवं, है ना, ऋणायन के त्रिज्या के अनुपात को हम लोग त्रिज्या अनुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या अनुपात कहते हैं। क्लियर है? किसी को दिक्कत है? फिर से, किसी आयनिक यौगिक में धनायन, प्लस वाला धनायन, यहां प्लस लिखा है वो धनायन है ना, धनायन एवं ऋणायन, ऋणायन है, आर माइनस है, यहां पर आर प्लस है, तो धनायन एवं ऋणायन के त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। क्लियर हो गया? और त्रिज्या अनुपात के सहायता से, त्रिज्या अनुपात को देख के आप कोऑर्डिनेशन नंबर को बता सकते हैं, समन्वय संख्या या उप सह संयोजक संख्या जो था ना उसको आप बता सकते हैं। याद रहेगा? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन क्या लिखोगे ये बताओ। त्रिज्या अनुपात से क्या समझते हैं? तो कहना किसी आयनिक यौगिक में धनायन एवं ऋणायन के त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। नीचे डैश देकर लिखिएगा कि त्रिज्या के अनुपात या त्रिज्या अनुपात के सहायता से Cn समन्वयन संख्या, है ना, या कोऑर्डिनेशन नंबर या उप सह संयोग संख्या बताया जा सकता है। ये क्लियर हो गया? किसी को यहां तक में कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलिए, पहले परिभाषा हो गया, इसके बाद है ना क्या बता सकते हैं, समन्वय संख्या कैसे निकालेंगे जी भी। देखो, अगर बउआ त्रिज्या का अनुपात निकाले हैं 0.155, ध्यान रखिएगा 0.155 से कम रहेगा। त्रिज्या का अनुपात अगर 0.155 से कम रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। वो बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। 0.155 से कम त्रिज्या का अनुपात निकाले, केटायन का और एनायन का त्रिज्या का अनुपात निकाले तो देखे कि 0.155 से कम आया है, तेरह से कम आएगा ना तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सीधे 2 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये डाटा याद करे वाला है। अगर बउआ 0.155 से 0.225 रहेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखेंगे? 3 याद करते जाओ।
कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिखेंगे। अब आइए 0.225 से 0.414 रहेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 है ना। 0.225 से 0.414 रहेगा तो है ना, अगर यहां तक रहेगा या इसके बीच में रहेगा तो ध्यान आपको रखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। कितना आएगा? 4। अच्छा अगला आ जाऊंगा 0.414। देखो 0.414 से 0.73 दूर रहेगा ना तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। बस केवल लाइन से याद रखो, इसको डाटा है, इसको आपको घर पे थोड़ा सा याद कर लेना। 2-3-4 बार देखो ना, लिखो ना, पढ़ने के लिए तो बताया है कि लिख के पढ़िए, जल्दी याद होता है। चलिए एक के बाद देखो, अगर 0.73 दूर से 1 के बीच रहेगा ना, 1 के बीच 0 है ना, देखो धीरे धीरे इसका वैल्यू बढ़ रहा, 0.155 से 0.225 हुआ, 0.225 से 0.414 हुआ, 0.414 से 0.732 हुआ, 0.732 से 1 तक पहुंच गए हम लोग। तो अगर इसके बीच रहेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता हुआ। कितना होगा? 8। और 1 से अगर अधिक हो गया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, याद रहेगा। एक में 2-3 बात बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें 3 चीजें टोटल बताए हैं। सबसे पहले कुछ बताएं, ये बताइए कि त्रिज्यानुपात क्या होता है, रेडियस रेशियो क्या होता है। तो सीधे कहना, किसी आयनिक यौगिक में धनायन एवं ऋणायन के त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्यानुपात कहते हैं। एवं इस त्रिज्या अनुपात के सहायता से हम लोग समन्वयन संख्या या समन्वय संख्या या सीधे कहिए उप सह संयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां देखिए, इधर त्रिज्या का अनुपात दिया है, इधर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना। कितना कितना होता है? 2 होता है, 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 8 होता है, 8 के बाद 12 होता है। याद करो फिर से, बोलो कितना कितना, बिना देख के बोल, बिना देखे बोलना, बोलो कितना कितना रहेगा? 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 12 रहेगा। लो खत्म हुआ। किसी को कोई दिक्कत है, याद रह जाएगा तो इसको घर पे थोड़ा सा लिख के आप याद कीजिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दे देता है ऑब्जेक्टिव। बताइए अगर त्रिज्या का अनुपात इतना इतना के बीच है, जैसे कह दिया कि त्रिज्या का अनुपात 0.225 से 0.414 है, तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? 1 से अधिक रहेगा तो 12 हो जाएगा। 0.732 से 1 के बीच रहेगा तो 8 हो जाएगा, है ना। 0.414 से 0.732 रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इसी बात को ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। एक है ब्रैग समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन हमने के सिलेबस में उतना ज्यादा पहला देवे नहीं किया। सीधे ब्रैग समीकरण आपको ध्यान रखना, सीधे ब्रैग समीकरण आपको ध्यान रखना। और ब्रैग समीकरण होता क्या है? बदमाश मेट्रो ना, हाँ, ब्रैग समीकरण क्या होता है? n इंटू लेमडा, याद करो, n इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2d इंटू साइन थीटा। n इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2d इंटू साइन थीटा को ब्रैग समीकरण कहते हैं। पूछ लिया कि ब्रैग समीकरण से क्या समझते हैं, तो सीधे कहना है कि n इंटू लेमडा। क्वेश्चन लिखा है कि ब्रैग समीकरण से क्या समझते हैं। क्या लिखना है क्वेश्चन? ब्रैग समीकरण से क्या समझते हैं लिखना है। n इंटू लेमडा बताते हैं कि क्या क्या है, बताते हैं तो उन्हें बड़ी उब आ जाती है, बहुत भी आ जाती है, लेकिन नहीं आया और तो नहीं, बहुत बड़े लोग हम कल पढ़ रहे हैं, हमने 2-4 तो ये है नहीं, इस तरह होगा। चलिए था ब्रैग समीकरण क्या होता है बताइए। सीधे कहना, क्वेश्चन ही रहा कि ब्रैग समीकरण से क्या समझते हैं, तो सीधे लिखना n इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2d इंटू साइन थीटा। 2d इंटू, हम सब कुछ बता दें कि n क्या लेमडा क्या है ना। n इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2d इंटू, बोलते हो पहले, n इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2d इंटू साइन थीटा। फिर से बोलो, n इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2d इंटू साइन थीटा को ब्रैग समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैग समीकरण। फिर नीचे क्या करना है? ब्रैग समीकरण लिख के इसको नोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत है? चलिए एकरा में कौन क्या होता है ये हमने क्या जानना है कि कौन एकरा में कोई चीज। सबसे पहला देखो एकरा में एन जो होता है ना, अच्छा सबसे एक और चीज बताते हैं, इसे हम सबके नाम बता देंगे। पहले ब्रैग समीकरण क्या कहते हैं, जो क्लियर हुआ? बोलो कि इसको कहेंगे, जल्दी से बताइए। तो ब्रैग समीकरण क्या कहा जाएगा? तो कह देंगे कि n इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2d इंटू साइन थीटा को ब्रैग समीकरण कहते हैं। कुछ बोलते हैं ब्रैग समीकरण। क्लियर है? अच्छा पहले एक हम लोग पूरा कर लेते हैं। n क्या होता है? विवर्तन क्रम होता हुआ। n को कुछ बोलेंगे यहाँ, n बराबर विवर्तन क्रम, कुछ विवर्तन क्रम को सर विवर्तन को फिजिक्स में मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना। ध्रुवन है ना, उसको क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस है, डिफ्लेक्शन है, पोलराइजेशन, सब मिलेगा आपको, है ना। सब वहां पर विवर्तन जो है
ध्रुवन कहिए, जब विवर्तन कहिए, ये सब आपको कहां मिलता है? तब फिजिक्स में लाइट जो चैप्टर है, लाइट में आपको मिल जाएगा बड़ी डिटेल में। हम समझा देते हैं थोड़ा सा विवर्तन क्या होता है, आगे हम समझाते हैं थोड़ा सा। पहले बताओ एन क्या है? विवर्तन क्रम। बोलो बुआ एन क्या है? विवर्तन क्रम। लेमडा है बुआ तरंग दैर्घ्य, लेकिन क्या कर? एक्सरे का तरंग दैर्घ्य है। किसका? एक्सरे का तरंग दैर्घ्य। एक्सरे का तरंग दैर्घ्य, एक्सरे का कुछ होगा तरंग दैर्घ्य, याद रहेगा। एक्सरे का तरंग दैर्घ्य, तरंग नहीं तरंग दैर्घ्य, एक्सरे का तरंग दैर्घ्य याद रखना, एक्सरे का तरंग दैर्घ्य याद रहेगा। फिर से बोलो, ब्रैग समीकरण क्या कहेंगे? तो एन इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2d इंटू साइन थीटा को ब्रैग समीकरण कहते हैं। नीचे लिखिएगा ब्रैग समीकरण है, बाद इसको लिखना है एन इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2d इंटू साइन थीटा। बाद में यहां सबके नाम लिख लेना है बुआ, यहां ऐसे करके नाम लिखिएगा। एन इज इक्वल टू विवर्तन क्रम है। इसके बाद लेमडा क्या है? एक्सरे का तरंग दैर्घ्य, एक्सरे का तरंग दैर्घ्य। अच्छा डी को जो होता है वो, तो देखो जो क्रिस्टल के दो सतह उसके बीच की दूरी है, क्रिस्टल के दो सतह इसे करके दिया है ना, तो दोनों के बीच की दूरी होता है। तो क्रिस्टल के दो सतहों के बीच की दूरी है, क्रिस्टल के दो सतहों के बीच की दूरी याद हुआ है? क्रिस्टल के दो सतहों के बीच की कौन सी है? दूरी है। और यहां थीटा कहा जाता है, थीटा होता है आपतन कोण। कौन सा कोण? देखिए लाइट ऐसे आया है, लाइट आया है, लेकिन ये कौन सा लाइट होता है? एक्सरे होता है। इसमें कौन सा प्रकाश होता है? एक्सरे होता है। तो और ये अभिलंब होता है, अभिलंब। और यहां से आपतित बना किरण है, तो इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। थीटा यहाँ पर आपतन कोण होता है। तो थीटा यहाँ पर पूछा जाएगा कौन सी है? तो थीटा कौन सी है? आपतन कोण या परावर्तन कोण इसको कह सकते हो। देखो एक बात समझो, आपतन और परावर्तन बराबर, जैसे इसका आंसर थीटा कोण और परावर्तन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे बुआ? परावर्तन। तो थीटा बोलो परावर्तन कोण, थीटा को चाहिए परावर्तन कोण, याद रहेगा सबको। तो लो वो बताओ जल्दी से, ब्रैग समीकरण को होगा? तो कहते हैं कि एन इंटू लेमडा इक्वल टू 2d इंटू साइन थीटा को ब्रैग समीकरण कहते हैं। ब्रैग समीकरण लिख के इसको नोट कीजिएगा, सबके नाम लिखेंगे। बोलो एन कोची है? विवर्तन क्रम। कोची? विवर्तन क्रम। विवर्तन क्रम कैसे बनता है, फ्रिंज क्या बनता है, फिजिक्स में मिलेगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसका हम डिस्कशन कर देते हैं, केवल समीकरण दिया पढ़ने के लिए, उसके हिसाब से फिर फिजिक्स में पूरा पढ़ते ना रहना, ठीक है। चलिए अच्छा एन क्या है, क्या बोलेंगे इनको? विवर्तन क्रम। लेमडा क्या है? तरंग दैर्घ्य, लेकिन क्या कर? एक्सरे का तरंग दैर्घ्य, एक्सरे का तरंग दैर्घ्य। क्लियर है? अब आइए पूछा जाए डी को चाहिए था, क्रिस्टल के दो सतहों के बीच की दूरी। एक क्रिस्टल का एक सतहिया है, दूसरा सतहिया है, दोनों के बीच की दूरी हो गया। थीटा क्या है? तो इसको कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। याद हो गया? देखिए अच्छा इतना लिखने के बाद ये तो ब्रैग समीकरण क्या है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ब्रैग समीकरण किससे संबंधित है? परावर्तन से है, अपवर्तन से है, विवर्तन से है, ध्रुवन से है, किससे संबंधित है? समझ आया? तो ये हमेशा किससे संबंधित होगा? बोलो विवर्तन। किससे? विवर्तन से। किससे? किसके विवर्तन से? बोलो एक्सरे के विवर्तन से। तो फिर नीचे डैश देकर लिखना कि ब्रैग समीकरण एक्सरे के विवर्तन से संबंधित है। एक्सरे के विवर्तन। जब देखिए इसमें होता क्या है ना, थोड़ा बहुत हम समझा देते हैं कि जब क्रिस्टल कोई है, क्रिस्टल के सतह पर एक्सरे को अगर देते हैं ना, तो जैसे ही क्रिस्टल के सतह पर आप एक्सरे को दीजिएगा, जैसे ही क्रिस्टल का मान लो सतह है, एकरा पर जैसे ही आप एक्सरे को दीजिए तो इसका विवर्तन हो जाता है। इसका कुछ होता है? विवर्तन होता है। एक्सरे को जैसे देते हैं तो इसका विवर्तन इससे हो जाएगा। विवर्तन मतलब क्या सर? देखो एक बार बताते हैं, पहले एक बार बताइए ये वाला बात समझ में आया? पहले ब्रैग समीकरण क्या है ये लिख लेना है, यहां तक टोटल नाम तक लिख लेना है। ब्रैग समीकरण एन इंटू लेमडा इक्वल टू 2d इंटू साइन थीटा को ब्रैग समीकरण कहते हैं। सबके नाम लिख लीजिएगा। क्लियर है? नीचे पॉइंट में दो को लिखेंगे, एक ही पॉइंट लिखिएगा। सीधे कहना है कि ब्रैग समीकरण एक्सरे के विवर्तन से संबंधित है, एक्सरे के विवर्तन से संबंधित है। क्लियर है? नीचे एक पॉइंट लिख लेंगे। अगला पॉइंट में ये कहना है कि जब किसी क्रिस्टल पर एक्सरे को भेजा जाता है, जब किसी क्रिस्टल पर एक्सरे को भेजा जाता है तो इसका विवर्तन हो जाता है। अगला पॉइंट में इसको लिखना है कि जब किसी क्रिस्टल पर एक्सरे को भेजते हैं तो उसका विवर्तन होता है। क्वेश्चन विवर्तन क्या है समझाते हैं। देखो विवर्तन क्या है? परावर्तन समझते हो? परावर्तन कोई चीज पर टकरा के लौट आना परावर्तन कहलाता है। कोई कठोर सतह, जिससे यहाँ पर सतह ऐसे है ना, यहां से ऐसे करके वो गेंदा को फेंके हैं, ऐसे करके गेंदा फेंके, गेंदा ऐसे टकरा के लौट आती, कुछ होगा परावर्तन। कोई चीज बोलेंगे परावर्तन बोलेंगे, है ना। 10th में स्लो पढ़ा ना परावर्तन। लाइट का भी होता है, अगर कठोर सतह से लाइट टकरा के लौट गया तो कोची कहलाएगा? उसको कोची बोलेंगे? हाँ, उसको परावर्तन कहेंगे। लेकिन बउआ अगर परावर्तन की घटना जो है ना कोई किनारा से हो गए, जैसे चक्कू के किनारा लीजिए, चक्कू होता है, चक्कू के देखते हो किनारा से अगर लाइट आया है किनारवा से टकरा के लौटेगा तो उसको हम लोग परावर्तन नहीं कहेंगे, उसी को विवर्तन कहते हैं। समझा? किसी कठोर सतह के किनारे से टकरा के प्रकाश का लौटना विवर्तन कराता है। पूरा कठोर सतह से टकरा के लौटा, कठोर इसी सतह, ये पूरा सतह से टकरा के लौट गया तो इसको हम लोग कुछ बोलेंगे? बताइए। एक रात से टकरा के लौटेगा, ए रात से, इससे अगर टकरा के लौटेगा ना वो इसे,
तो एरा कुछ बोले यहाँ से लाइट ऐसा टकरा के लौटा परावर्तन, लेकिन ये किनारवा से टकरा के लौटेगा, किनारा से। तो अगर किसी कठोर सतह के किनारा से प्रकाश टकरा के लौटता है ना तो उसको हम लोग विवर्तन कहते हैं। तो विवर्तन बहुत डिटेल में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, उतना नहीं लिखना है। क्या क्या लिखना है समझ में आ गया। ब्रैग समीकरण में क्या क्या लिखना है क्लियर हुआ। देखिए ब्रैग समीकरण में क्या कहेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन बनाना है कि ब्रैग समीकरण से क्या समझते हैं। इसको नोट्स नहीं भेजेंगे, पहले बोल रहे हैं, 2-3 बार बोल चुके हैं कि इसका नोट्स नहीं भेजा जाएगा, एक में से आपको लिख लेना। पहले क्वेश्चन लिखेंगे कि ब्रैग समीकरण से क्या समझते हैं, क्या बोलेंगे बताइए। ब्रैग समीकरण में क्या बोलेंगे, सीधे कहना हुआ ब्रैग समीकरण में कि एन इंटू लेमडा, क्या लिखेंगे, एन इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2d इंटू साइन थीटा। एन इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2d इंटू साइन थीटा को ब्रैग समीकरण कहते हैं। सबके नाम लिखेंगे, बोलो हुआ। एन को चाहिए विवर्तन क्रम, बोलते जाना, एन को चाहिए विवर्तन क्रम। लेमडा क्या है, एक्सरे का तरंग दैर्ध्य। डी को चाहिए क्रिस्टल के दो सतहों के बीच की दूरी। और थीटा कौन सा कोण है, आपतन कोण की परावर्तन कोण। हाँ परावर्तन कोण ध्यान रखना, परावर्तन कोण याद हो गया। फिर लिखना है कि ब्रैग समीकरण किससे संबंधित, बोलो। तो एक्सरे के विवर्तन से संबंधित है, एक्सरे के विवर्तन से संबंधित। अगला पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि जब कभी एक्सरे को जब है ना एक्सरे को क्रिस्टल के या क्रिस्टल के सतह पर या क्रिस्टल के सतह से गुजारते हैं या क्रिस्टल के सतह पर देते हैं उसको, है ना। जब एक्सरे को क्रिस्टल के सतह पर आपतित करवाते हैं या क्रिस्टल के सतह से गुजारते हैं तो एक्सरे का हो जाता है कुछ विवर्तन। समझ में आया। जब एक्सरे को क्रिस्टल के सतह से गुजारते हैं तो एक्सरे का विवर्तन हो जाता है, एक्सरे का विवर्तन हो जाता है। क्लियर हो गया। विवर्तन मतलब बोलो सतह से टकरा के लौटना कि किनारा से, बोलो किनारा से टकरा के। दो तरह का होता है, फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर। वो सब आगे आपको फिजिक्स में मिल जाएगा पढ़ने के लिए। लाइट एक चैप्टर बड़ी डिटेल में है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बोलो क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, बोलते जाना क्या होता है, डी इज इक्वल टू जेड एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यू। याद करो, डी इज इक्वल टू जेड एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यू। जेड को चाहिए बुआ, जेड बोलो, हाँ प्रभावी परमाणु संख्या। एम को चाहिए अनुद्रव्यमान, एम अनुद्रव्यमान। एन ए को चाहिए एवोगाड्रो संख्या जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और ए को चाहिए तो यहाँ पर ए हो जाएगा हुआ भुजा की लंबाई। अगला आते हैं बोर मैग्नेटन। बताइए बोर मैग्नेटन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है कि चुंबकीय घूर्णन का मात्रक होता है। फिर कहना हुआ कि इसका वैल्यू है ना, म्यू बी का वैल्यू कितना होता है, म्यू बी इक्वल टू लिख लेना 9.27 × 10⁻²4 जूल प्रति टेस्ला है। जूल, इसको J4 जूल है, टी से टेस्ला है या एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसको म्यू बी से सूचित करते हैं, म्यू बी से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। फेरी चुंबकीय पदार्थ को अगर गर्म करेंगे ना तो अनुचुंबकीय पदार्थ में बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं बुआ। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है और क्रिस्टल जालकों की संख्या 14 होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होता है, अभिसंधाती अर्धचालक है। अच्छा, त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, तो कोई भी मान लीजिए कि क्या है, आयनिक ठोस है, तो किसी आयनिक ठोस के धनायन एवं ऋणायन के त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। एवं इसके सहायता से समन्वयन संख्या या सीधे कहिए कि उप सह संयोजक संख्या ज्ञात किया जा सकता है। और कैसे 0.15 है ना, मतलब 0.155 मतलब 0.155 से कम रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। 0.155 से 0.225 तक रहेगा तो 3 हो जाएगा, इसका याद रहेगा। 0.225 से 0.414 रहेगा तो इसका 4 हो जाएगा। 0.414 से 0.732 रहेगा ना तो इसका 6 हो जाएगा। 0.732 से 1 तक रहेगा, 8 1 से ज्यादा रहेगा तो कितना हो जाएगा 12। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला में ब्रैग समीकरण क्या है, कहते हैं है ना, एन इंटू लेमडा इक्वल टू 2d इंटू साइन थीटा को ब्रैग समीकरण कहते हैं। एकदम ऐसे ही ध्यान रखो, एन इंटू लेमडा इक्वल टू 2d इंटू साइन थीटा। पूछे धाई से बता देना है और सबके नाम लिखना है कि एन यहाँ क्या होता है, विवर्तन क्रम। क्या हो विवर्तन क्रम क्या होता है समझा देंगे, है ना। व्हाइट और क्या ब्लैक, क्या कहते हो, डार्क फ्रिंज बनता है, फ्रिंज के आधार पे होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आइए आगे, फिजिक्स में मिलता है, सब बहुत ज्यादा चीज वैसे फिजिक्स में मिलता है, इसलिए इसका कोई ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किए, उतना बताएं जितना से आपको दिमाग में केवल रह जाए और ये चैप्टर से क्वेश्चन देने आपको एग्जाम में बन जाए। फिजिक्स में तुम पढ़ते ना रहो, पीएचडी करते रहो, फिर 12th में तो पढ़ना आराम से खूब पढ़ते रहेंगे फिर, ठीक है। चलिए अच्छा, लेमडा क्या, एक्सरे का तरंग दैर्ध्य, देखो जी वो एक्सरे का तरंग दैर्ध्य। डी को चाहिए क्रिस्टल के दो सतहों के बीच की दूरी होता है। और इसके बाद लास्ट में कौन सा एक कोण है बताइए, आपतन कोण की परावर्तन कोण होता है। क्लियर हो गया।
अच्छा ब्रैग समीकरण बताइए, सबसे पहले ब्रैग समीकरण में या अच्छा ब्रैग समीकरण जो ये है, ब्रैग समीकरण किससे संबंधित है? तो एक्सरे के विवर्तन से। एक्सरे के विवर्तन, जब किसी एक्सरे को क्रिस्टल से गुजारते हैं तो उसका विवर्तन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, इस चैप्टर खत्म हो गया होगा, क्लियर है। यहां तक में कोई जो लोग आज क्लास नहीं आ पाए हो अपना ऑनलाइन से लिख लेना, नोट से कर भेजा नहीं जाएगा, इस सब अपने से देख के लिख सकते हो। बोले हैं रोक रोक के वीडियो लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें अति है ना, विशेष नहीं है, क्लियर हो गया। हाँ, विशेष इस तौर पे है कि डाटा एग्राम में है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको रहेगा, लेकिन कोई बाहरी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो कुछ पूछिएगा, आए बहुत बारिश हो रहा है, कहाँ जाए, कहाँ जाना, खाना वाना बनाओ, गैस उसकी व्यवस्था कर देते हैं, बना लीजिए, है ना, बनाइए, खूब खिचड़ी उचड़ी बना के खाइए। कौन चीज बनाना है, कौन चीज लाते हैं, फोजका लाते, फोजका कैसे लाते हैं, आती मिलता है, वो तेल में छाइए तो फोजका बन जाएगा जी बोला, बड़ी तो बरसात में तो फोजका ला भेजा। हाँ, फिर कहेंगे सर अति ला दीजिए, कुछ लाते हो, इमली का पानी ला दीजिए, फिर अति घोर दीजिए, वो बोल रहे थे तरीके। खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी बना खाओ। तो सरकारी स्कूल की लड़की सब हो ना, सरकारी स्कूल की लड़कियों को क्या अच्छा लगता है, खिचड़ी, नहीं खिचड़ी, ठीक है। चलिए ठीक है, रहने देते हैं। तो ये वीडियो खत्म हो गया, नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। और फिजिक्स में जो हाथ छूटा हुआ फिजिक्स में तो कर देते हैं गॉसेस लॉ ना, तो गॉसेस लॉ में एक दो वीडियो छूट गया, बस एक दो में तो सब खत्म हो जाएगा। थ्योरी तो पढ़ावल ही है, 5-5 नंबर का खाली क्वेश्चन करवाना है बस, ठीक है। चलो बोलो, और सब लोग घर पे मेहनत करो बुआ, मेहनत एकदम। आप एक चीज देखिए, अभी बारिश हो रहा है ना, अगर ये 2-3 दिन का लगातार होते रहता तो 2-3 दिन क्लास नहीं होगी, लेकिन देखना गार्जियन जो है हर हाल में काम करेंगे, बारिश अंधर कुछ आ जाए, कितनो बड़ा विपत्ति आ जाए, लेकिन गार्जियन हमेशा लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो बुआ कि अगर समय बर्बाद बिना मतलब के किया, बिना मतलब के समय बर्बाद किया तो एक दिन समय तुमको बर्बाद कर देगा। इसलिए समय ज्यादा बर्बाद मत कीजिए। महत्व देखिए, समय के पास बड़ी ईगो होता है, लौट के नहीं आएगा, कितना तुम लाख नाक रगड़ के मर जाओ, लेकिन बीता हुआ टाइम कभी लौट के नहीं आता है, नहीं कभी लौट के नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो समय है उसको यूज करो ढंग से, क्लियर है, ठीक है। रह देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में हम